नमस्कार, 10 का दम आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। बड़ी खबर से आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं। लखनऊ से आ रही है बड़ी खबर, जहां पर पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर ईडी का शिकंजा कसा है। ईडी जांच में 38 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है। 100 से ज्यादा संपत्ति की रजिस्ट्री बरामद की गई है। गायत्री और परिवार से जुड़ी हुई 44 संपत्तियां मिली हैं। लखनऊ में है गायत्री प्रजापति और परिवार की 44 संपत्तियां। मुंबई में गायत्री और परिवार के 4 बंगले हैं। लखनऊ, अमेठी, सुल्तानपुर, कानपुर में भी संपत्तियां हैं। 100 से ज्यादा संपत्तियां हैं। सीतापुर की बात की जाए और रायबरेली की बात की जाए तो यहां पर भी मिली है संपत्तियां। ईडी ने गायत्री प्रजापति के 7 ठिकानों पर छापा मारा है, जिसमें कई बड़ी बातें सामने आई हैं और कई बड़े खुलासे हुए हैं। 100 से ज्यादा की संपत्ति की रजिस्ट्री बरामद की गई है। हम आपको बता रहे हैं कहां पर ये संपत्तियां हैं। परिवार के नाम पर, गायत्री प्रजापति के नाम पर ये संपत्तियां हैं। मुंबई में गायत्री और उनके परिवार के 4 बंगले हैं। लखनऊ, अमेठी, सुल्तानपुर, कानपुर में भी संपत्तियां हैं। सीतापुर और रायबरेली में भी मिली है गायत्री प्रजापति की संपत्तियां। अब ईडी ने छापेमारी की, 7 ठिकानों पर छापेमारी की है ईडी ने गायत्री प्रजापति के, जिसमें ये इतने बड़े खुलासे सामने होकर आए हैं। तो हम आपको बता दें, नया साल का पहला दिन गायत्री प्रजापति के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं रहा, क्योंकि ईडी का शिकंजा कसा है। सीधे रुक करते हैं लखनऊ। मेरे साथ मेरे सहयोगी ऋषभ मणि इस खबर पर और जानकारी के साथ मौजूद है। ऋषभ मणि, साल का पहला दिन, 2021 का पहला दिन गायत्री प्रजापति के लिए तो कतई शुभ नहीं माना जाएगा। ईडी ने 7 ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें इतनी ज्यादा संपत्तियों का खुलासा हुआ है। ईडी ने और क्या क्या बातें कही हैं, क्या खुलासे करें, विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। कंचन, देखिए, ईडी ने बुधवार को गायत्री प्रजापति और उससे जुड़े हुए लोगों के 7 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें कानपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, अमेठी। कानपुर में इसके चार्टर्ड अकाउंटेंट के आवास पर भी छापेमारी की गई थी और 100 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ के दस्तावेज ईडी के पास बरामद हुए थे, जिनका अध्ययन किया गया, उनकी जांच की गई है। तो पता चला है कि काली कमाई का कुबेर है गायत्री प्रजापति। खनन मंत्री और सपा सरकार में मंत्री रहने के दौरान उसने अवैध खनन के जरिए सैकड़ों करोड़ की संपत्ति जुटाई है। अभी तक जो खुलासा हुआ है वो 38 करोड़ रुपए की संपत्तियां सामने आ रही हैं, जिनमें 44 संपत्तियां सिर्फ लखनऊ में ही हैं। मुंबई में 4 बंगले, 4 विला मिले हैं इसके परिवार और इसके जो परिवार से जुड़ी हुई कंपनीज हैं उनके नाम पर। तो अभी भी ईडी लगातार इसके पास जो प्रॉपर्टीज़ के पेपर्स मिले हैं उनकी जांच में लगी हुई है, तलाश में लगी है। और करीब 50 से ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेनामी हैं, किसी और के नाम पे हैं, वो लोग एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं ज़मीन पे। अब जी ऋषभ मणि, बिल्कुल घर का भेदी लंका ढाए, ऐसा कहा जाता है। ईडी ने जो गायत्री प्रजापति पर शिकंजा कसा है, ये किस आधार पर, किस सूचना के बाद ईडी गायत्री प्रजापति तक पहुंची है, जहां पर इतने बड़े खुलासे, जिसमें आप कह रहे हैं कि 50 से ज्यादा संपत्तियां वो हैं जिसमें जो कि बेनामी है, नाम ही सामने नहीं आ रहे हैं। तो गायत्री प्रजापति के ऊपर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेरे सहयोगी की तरफ दोबारा रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि कई बड़े खुलासे ईडी की तरफ से किए गए हैं और 100 से ज्यादा संपत्ति का खुलासा गायत्री प्रजापति के नाम पर किया गया है। ऋषभ मणि मेरे साथ मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। ऋषभ मणि, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ रहे हैं, आगरा से एक बड़ी खबर आ रही है, वो आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर एसएसपी बबलू कुमार ने की है कार्रवाई। थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज सस्पेंड किए गए हैं। 2 सिपाहियों को भी सस्पेंड किया गया है। 11 उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चौकी जलाने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। थाना ताजगंज इलाके में हुआ था यह बवाल, जिसमें आगजनी की गई थी, सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया था, तोड़फोड़ की गई थी। ये देखिए, ये बवाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब इस पर एक बड़ी कार्रवाई, जिसमें आगरा से जो बड़ी कार्रवाई की खबर आई है, उसमें एसएसपी बबलू कुमार ने ये कार्रवाई की है। थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज सस्पेंड कर दिए गए हैं। और सुबह ही आपको अपडेट दे रहे थे कि पूरी की पूरी जो चौकी है वो लाइन हाजिर की गई है। आरिफ और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। आरिफ, सुबह तक ये जानकारी थी कि पूरी की पूरी चौकी जो है वो लाइन हाजिर कर दी गई है, लेकिन अब जो बड़ा एक्शन लिया गया है वो थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज पर भी लिया गया है। सस्पेंड किए गए हैं दोनों। देखिए, बिल्कुल सुबह तक अपडेट था कि चौकी इंचार्ज समेत पूरी चौकी को लाइन हाजिर कर दिया गया है और थाना प्रभारी उसको भी लाइन हाजिर कर दिया गया है। लेकिन जब न्यूज 18 पर यह खबर चली और इस खबर को लखनऊ बैठे आला अधिकारियों ने देखा कि आखिरकार लाइन हाजिर से काम नहीं चलेगा, इसमें बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लिहाजा उस खबर को लेकर आला अधिकारी एक्शन में आए और चौकी इंचार्ज समेत
थाना प्रभारी समेत 4 लोगों को सस्पेंड किया गया है। यानी कि बड़ी कार्रवाई है। एसएसपी बबलू कुमार ने इतनी बड़ी कार्रवाई की और सीधे मैसेज दिया है कि जो लापरवाही कल दिखाई दी थी पुलिस की, उस पर एक्शन लिया गया। क्योंकि मैं देखिए कंचन मौके पर मौजूद था, मैंने साफ तौर पर देखा था कि पुलिस की तमाम बड़ी लापरवाही वहीं दिखाई दी थी। इस पूरे मामले की जांच चल रही है कि आखिरकार कौन कौन वो लोग हैं जिसकी वजह से भीड़ इकट्ठी हुई, क्योंकि भीड़ इकट्ठी इतना होना एक बहुत कम समय में नहीं हो सकता। जिस हिसाब से लापरवाही थी तो उस हिसाब से एक्शन हुआ, लेकिन अभी और एक्शन होना इसमें बाकी है। क्योंकि जिस हिसाब से हंगामा हुआ, चौकी को आग के हवाले किया गया, तमाम वाहन आग लगाए गए, तो कुल मिलाकर यह है कि अभी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अभी बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर इतनी भीड़ आई कहां से, जिसके बाद इतना नुकसान पहुंचा। लेकिन ऐसे में यूपी पुलिस के साल 2021 के पहले दिन की जो कार्रवाई है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज देती है जनता के बीच में कि जो गलती करेगा, जिसकी गलती निकलकर सामने आएगी, एक्शन उसके ऊपर लिया जाएगा। उसी कड़ी में हम आपको बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। जी बिल्कुल कंचन, जिस हिसाब से मैसेज दिया गया है आगरा के एसएसपी ने, साफ तौर पर इनका कहना यह है कि कोई भी लापरवाह होगा, कोई भी इस मामले में इन्वॉल्व होगा, किसी की लापरवाही होगी, सबके खिलाफ विभागीय जांच की जाएगी और पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का एक्शन लेना, देखिए योगी सरकार पहले से भी कई मामलों में सख्त रही है और योगी सरकार के एक्शन का ही नतीजा है, योगी सरकार की सख्ती का नतीजा है कि इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। और सीधे सीधे मैसेज है कि जो भी पुलिसकर्मी होंगे, चाहे प्रदेश में हो चाहे कहीं किसी जिले में पोस्ट हो, लापरवाही होगी तो कार्रवाई भी होगी। कंचन, शुक्रिया आपका आरिफ खान, जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अपने दर्शकों को बता देते हैं कि आगरा में सड़क हादसे में एक आदमी की मौत हो गई थी, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। और हंगामे की शुरुआत तब हो जाती है जब एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर के सड़क पर पलट जाने से उसके नीचे दबकर एक आदमी की मौत हो जाती है, जिसके बाद आसपास के लोग जुट गए और देखते ही देखते वहां हंगामा शुरू हो गया। गुस्साए लोगों ने पहले तो ट्रैफिक जैम कर दिया और जब पुलिस उन्हें समझाने पहुंची तो वो पुलिस वालों पर ही पथराव करने लगे। लोगों का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ। उन्होंने पुलिस थाने में भी आग लगा दी। वहां खड़ी कई मोटरसाइकिलों को भी आग के हवाले कर दिया। जब पानी सिर से ऊपर बहने लगा तो पुलिस को भी पत्थरबाजी कर रहे लोगों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ा। पुलिस वालों ने आंसू गैस के गोले दागने के साथ ही उन लोगों को वहां से खदेड़ दिया। थाने में हुई तोड़फोड़ की घटना की जानकारी मिलते ही जिले के बड़े पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। जिन लोगों ने भी आगजनी तोड़फोड़ वगैरह करने का प्रयास किया है, सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से उनकी पहचान कराई जा रही है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया ताकि फिर कोई हंगामा न हो सके। आगे बढ़ते आपको बता देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ आज वर्चुअली लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने वाले हैं। हम आपको जानकारी दें कि लखनऊ में 1040 शहरी गरीबों के लिए ये 415 वर्ग फीट के फ्लैट्स बनाए जाएंगे। लखनऊ के 1040 शहरी गरीबों को मात्र 5.25 लाख में अगले साल फ्लैट सौंपे जाएंगे। फ्लैट का आवंटन प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अनुसार किया जाएगा और डूडा के माध्यम से ही डीएम की अध्यक्षता में खुली लॉटरी कराई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहरी पथ स्थित अवध विहार योजना में सुबह 11 बजे प्रस्तावित प्रोजेक्ट से लाइव जुड़ने वाले हैं। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी होगा। तो आज का ये कार्यक्रम जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ने वाले हैं, संबोधन भी देने वाले हैं। शहरी पथ स्थित अवध विहार योजना में ये सुबह 11 बजे का कार्यक्रम है। ये प्रस्तावित कार्यक्रम जिसके द्वारा प्रोजेक्ट के थ्रू लाइव जुड़ने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लाइट हाउस प्रोजेक्ट का आज शिलान्यास होना है। ये एक बहुत बड़ी योजना जिसके द्वारा बहुत ही कम मूल्य में एक बड़ी सुविधा मिलने वाली है लोगों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी का आज ये वर्चुअली कार्यक्रम जुड़ने का लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास होने वाला है। हम आपको जानकारी दें कि 1040 शहरी गरीबों के लिए ये प्रोजेक्ट है। सीधे रुख करते हैं लखनऊ, जहां से मेरे सहयोगी शबाब इस समय इस खबर पर और जानकारी के साथ मौजूद है। शबाब, साल का पहला दिन है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअली यूपी की जनता के साथ जो जुड़ने वाले हैं उसमें बड़ी सौगात। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश को आज एक बड़ी सौगात मिलेगी। खासकर राजधानी लखनऊ वासियों को, जो शहरी ग्रामीण हैं, उनको एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है।
लखनऊ के शहीद पथ के पास में आवास विकास के एक बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास होगा। सुबह 11 बजे के आसपास इस प्रोजेक्ट को शिलान्यास किया जाएगा, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वर्चुअली जुड़ेंगे। ये जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा शहरी ग्रामीणों के लिए, जिसमें तकरीबन 1040 जो फ्लैट हैं वो गरीबों को मिलेंगे। और सबसे ख़ास बात यह है कि इन फ्लैटों पर लगभग 7 लाख के आसपास की सब्सिडी जो है वो दी जाएगी सरकार की तरफ से, यानी कि 4.25 लाख के आसपास का फ्लैट जो है वो लोगों को पड़ेगा। इन फ्लैटों का जो आवंटन है वो साल के अगले साल शुरू किया जाएगा। 12,59,000 रुपए। मोहम्मद शबाब, लौटूंगी मैं आपके पास। अभिषेक भी हमारे साथ मौजूद है, उनकी तरफ रुक करते हैं। आजमगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आज वर्चुअली कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और खास बात यह है कि जो एक प्रोजेक्ट है इसमें 1040 शहरी गरीबों के लिए एक बड़े फायदे का सौदा है यहाँ पर। जी कंचन, निश्चित तौर पे आपको बताना चाहेंगे कि आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वर्चुअल कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और आजमगढ़ की एक महिला जिसे प्रधानमंत्री आवास मिला हुआ था और उसका बजट मिला था, जिसका वो सदुपयोग करते हुए एक आलीशान आवास बनाई थी, जिससे प्रभावित होकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उस महिला को आजमगढ़ में ऑनलाइन के माध्यम से सम्मानित करेंगे। आजमगढ़ में पहली बार होगा जब देश के प्रधानमंत्री किसी महिला को सम्मानित करेंगे, जिसे लेकर न सिर्फ महिला उत्साहित है बल्कि पूरा आजमगढ़ इस को लेकर के पूरी तरीके से उत्साहित है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आज आजमगढ़ की इस महिला को सम्मानित करने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आजमगढ़ के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। महिला क्या बोलने वाली है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब संबोधन बातचीत होगी, तो क्या उनकी तरफ से तैयारी की गई है? निश्चित तौर पे आजमगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट के एनआईसी में उस महिला को बुला लिया गया है। वहाँ पे महिला उपस्थित है। अभी कुछ देर पहले न्यूज़ 18 ने उससे खास बातचीत की है, तो उसमें उसका साफ तौर पे कहना था कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री आज मुझे सम्मानित करेंगे। शुक्रिया आपका अभिषेक। मोहम्मद शबाब, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी इस खबर पर देने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और अपने दर्शकों को किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी अपडेट दे देते हैं। आज किसान आंदोलन का 37वां दिन है। किसानों की अहम बैठक होने वाली है, आगे की रणनीति पर चर्चा होने वाली है। 4 जनवरी को सरकार के साथ बैठक है, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। बैठक से पहले आज बनाई जाएगी रणनीति, जो किसानों की आज बैठक होने वाली है। किसान कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार भी 2 कदम आगे बढ़ते हुए किसानों की मांगों में 2 चीजें और ऐड कर रही है। मतलब संशोधन किया जा रहा है। जो मांगे हैं उनमें से 2 मांगे तो मान ली गई हैं, लेकिन अब अगली बैठक जो होने वाली है 4 तारीख को, बस कुछ ही दिनों के बाद, उसमें देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि सरकार की तरफ से अगला कदम क्या होता है और क्या किसान अपनी बातें मनवाते हैं या सरकार अपने तरीके से किसानों की नाराजगी दूर कर पाती है। शंकर आनंद दिल्ली से हमारे साथ लाइव हैं। सीधे रुक करते हैं शंकर आनंद की तरफ। शंकर आनंद, अब देखना बहुत दिलचस्प रहने वाला है कि 4 तारीख को कुछ ही दिनों के बाद क्या बैठक में निकल कर आता है, क्योंकि जो पीछे बैठक हुई है, 7वें दौर की बैठक हुई, उसमें सरकार ने भी कदम आगे बढ़ाते हुए किसानों की मांगों में से 2 मांगों को मान लिया था। निश्चित तौर पे देखिए, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि लगातार इस मामले में प्रयासरत हैं कि किसी तरह से इस मसले का एक समाधान निकले। और समाधान निकालने के लिए जिस तरह से केंद्र सरकार के प्रतिनिधि 2 कदम आगे चलते हुए उन्होंने 2 जो प्रमुख मांग है उसको मान लिया है, लेकिन उसके बाद आगे की रणनीति क्या होगी उन किसानों की, उसी रणनीति को बनाने के लिए आज दोपहर में तकरीबन 12 से 1 बजे के बीच में जो रणनीति बनाई जाएगी और किसान संगठन जो 42 किसान संगठन है वो आपस में बैठ करके उनके प्रतिनिधि इस बात पर बातचीत करेंगे कि क्या आगे उनकी रणनीति होगी और किन किन मांगों को लेकर किस तरह से वो बातचीत करेंगे। इतना तो स्पष्ट है कि शंकर आनंद, किसानों के रवैये में क्या थोड़ी सी नरमी देखी जा सकती है, क्योंकि 7वें दौर की बातचीत जो हुई थी सरकार के साथ किसानों की, उसमें सरकार ने किसानों की 2 शर्तों को तो मान लिया है। निश्चित तौर पे देखिए, जो 2 प्रमुख शर्त जो है वो केंद्र सरकार मान चुकी है। इसके साथ ही और भी दूसरे कई मसले जो हैं उस पर लिखित तौर पर आश्वासन देने का एक भरोसा भी दे रही है। उसके बावजूद किसान के जो प्रतिनिधि हैं वो इस मसले से पीछे नहीं हट रहे हैं। तो अब किसान के प्रतिनिधियों के बीच में भी आज जो बैठक होगी उस मामले पर बाकायदा चर्चा होगी। क्या इस मामले पर ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है या फिर आगे इस मामले
ठीक है, यानी कि 4 तारीख की बैठक तो अहम है ही, लेकिन आज किसानों के बीच जो बैठक होने वाली है वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसान आगे की रणनीति तय करेंगे। अब आपको खबर बताते हैं, बड़ी खबर आगरा से आ रही है, जहां पर कार में अचानक से आग लग गई। आग लगने से महिला के जलकर मरने की खबर भी सामने आ रही है। पति गंभीर रूप से जख्मी हुआ है आग लगने से। आगरा से लखनऊ जा रहे थे पति पत्नी और उस बीच ये हादसा होता है। लखनऊ एक्सप्रेस वे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। महिला की मौत हो गई है और पति गंभीर रूप से जख्मी हो रखा है। थाना फतेहाबाद इलाके में यह दर्दनाक हादसा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने। आग पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है और इस कार में सवार पति पत्नी में पत्नी की जान जा चुकी है, जबकि पति गंभीर रूप से जख्मी है। 10 कदम में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 2 जनवरी से पूरे देश में कोरोना वैक्सीन लगाने के ड्राई रन की शुरुआत हो जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने 83 करोड़ सिरिंज के ऑर्डर दे दिए हैं। नए साल में अच्छी खबर मिलने वाली है। दरअसल 2 जनवरी से पूरे देश में कोरोना वैक्सीन लगाने के ड्राई रन की शुरुआत की जाएगी। हर राज्य में टीकाकरण की तैयारियों को परखा जाएगा। इसीलिए केंद्र सरकार ने 83 करोड़ सिरिंज के ऑर्डर दिए हैं। पीएम की कोरोना वैक्सीन पर अफवाह न फैलाने की अपील के बावजूद रजा एकेडमी ने WHO से वैक्सीन में इस्तेमाल होने वाली चीजों की जानकारी मांगी है। कोरोना वैक्सीन को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कुछ असामाजिक तत्व वैक्सीन में सुअर की चर्बी जैसी चीज मिला रहे होने की बात कहकर भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन इस पर बरेली के मौलाना इस्लाम का हवाला देते हुए कहते हैं कि इंसान की जान बचाना फर्ज है। इसीलिए जान बचाने के लिए अगर कुछ समय के लिए ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना पड़े तो किया जा सकता है। इसके अलावा कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों को नासमझ बताया है। इस्लाम साफ साफ कहता है कि ऐसी कंडीशन में अगर इंसान मुलव्विस है कि उसकी जान जा रही हो तो उस वक्त के लिए सिर्फ उतने ही इस्तेमाल के लिए, जान बचाने के लिए नाजायज़ चीज़ भी इस्तेमाल की जा सकती है। अब आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नए साल पर शुभकामनाएं दी हैं। आपको हम 2021 की शुभकामनाएं देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप ये ट्वीट देख रहे हैं। ये साल आपको बेहतर स्वास्थ्य, आनंदमय और समृद्धि दे। आशा और कल्याण की भावना प्रबल हो सकती है, नरेंद्र मोदी। और वहीं हम आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट। नववर्ष की बधाई दे रहे हैं। यूपी की जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं। नववर्ष 2021 की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम से कामना है कि ये वर्ष मानवता के लिए आनंदमय, शांतिमय, सुखमय, आरोग्यमय एवं मंगलमय हो। आइए नववर्ष में हम सभी समर्थ, आत्मनिर्भर एवं समावेशी नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध हों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट आप देख रहे हैं। तो पूरे देश और पूरी दुनिया के साथ ही संगम नगरी में भी लोग नए साल के आगाज का स्वागत करते हुए नजर आए। इस मौके पर सूर्य की पहली किरण के साथ लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इसी के साथ बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन कर सुख समृद्धि की कामना भी की गई। बीते साल कोरोना की वैश्विक महामारी के चलते लोगों को हुई परेशानी से मुक्त करने के लिए मां गंगा और यमुना से प्रार्थना कर रहे हैं लोग। पूरे देश और दुनिया के साथ नए साल का संगम नगरी में भी लोग स्वागत कर रहे हैं और इस मौके पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। लोग सुबह से ही संगम में स्नान कर रहे हैं और मां गंगा को यहाँ पर दीपदान कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि संगम में स्नान और दीपदान करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और संगम का ये अद्भुत अलौकिक और विहंगम नज़ारा है जो नए साल के पहले दिन यहाँ पर दिख रहा है। लोग यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और मां गंगा से ये कामना कर रहे हैं कि जिस तरह से 2020 में कोरोना की वैश्विक महामारी ने लोगों को तमाम मुश्किलें दी हैं, तमाम परेशानियां हुई हैं, उससे नए साल में लोगों को निजात मिले। और गंगा के घाटों पर ये दृश्य संगम पर खासतौर पर देखा जा रहा है कि लोग किस तरह से यहाँ पर दीपदान कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और नया साल सबके लिए मंगलमय हो। शुभकामनाएं। और अब आपको बताते हैं रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों को नए साल का तोहफा देते हुए 1 जनवरी यानी कि आज से 2021 से डोमेस्टिक वॉइस कॉल को दोबारा से फ्री कर दिया है। यानी कि अब दूसरे नेटवर्क्स पर भी सभी कॉल्स बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। इससे पहले भी ये कॉल फ्री थे, लेकिन IUC चार्ज की वजह से ये कॉल महंगे हो गए थे। लेकिन अब आज से
जियो के डोमेस्टिक वॉइस कॉल फिर से पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। सितंबर 2019 में टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने मोबाइल कॉल करने पर आईयूसी लगने की डेडलाइन जनवरी 2020 से बढ़ाकर दिसंबर 2020 कर दी थी। इसकी वजह से जियो ने अपने ग्राहकों से चार्ज लेना शुरू कर दिया था। कंपनी ने तब कहा था कि जब रेगुलेटर ये चार्ज नहीं लेगा तो भी वो ग्राहकों से चार्ज नहीं वसूलेगी। इस खबर के बाद ही एयरटेल के शेयरों की गिरावट भी देखी गई है।